प्रिय छात्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका जो 10वां क्लास का इतिहास का किताब है, उसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है, तो वो आज से शुरू शुरू हो रहा है। हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज जो हम करेंगे, इसमें 50 क्वेश्चन है कुल और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे और आप अगर इस वीडियो को 1 बार या 2 बार ज़रूर देखते हैं, तो ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में इससे हेल्प करेगा। और साथ-साथ और भी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, चाहे वो एसटीईटी का एग्ज़ाम हो, ख़ास करके सोशल साइंस वाले या बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो, उसमें भी आपको यह वीडियो मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक-एक क्वेश्चन को देखेंगे। कुल 50 क्वेश्चन है इसमें। इन तो शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? तो इटली एवं जर्मनी हम लोग सब जानते हैं कि ये जो है हमारे जैसा कि ऑप्शन में है यूरोप, ये यूरोप महादेश में आपको ये इटली और जर्मनी मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? तो उत्तर है इसका बी नेपोलियन बोनापार्ट ने। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो उत्तर सी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। जो राष्ट्रवाद था, वहीं से इसका जन्म होता है। फ्रांस की क्रांति जो होती है 1789 ईस्वी में, तो वहाँ से एक देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है, तो राष्ट्रवाद का जन्म वहीं से माना जाता है। इसका आंसर फ्रांस की क्रांति हो गया। चौथा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो हम जानते हैं कि इटली और एकीकरण के विरुद्ध एक ही देश था, वो ऑस्ट्रिया था। तो उत्तर में दिया हुआ ऑस्ट्रिया, इसका ऑप्शन ऑस्ट्रिया हो जाएगा। वो कभी नहीं चाह रहा था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। वो पुराने विचार पे चल रहा था, जो बुर्बो राजवंश, खासकर ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उनका विचार रूढ़िवादी विचार था, तो वो पहले जो राजतंत्र था उसी को चलाना चाह रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन 5 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। जो काउंट काबूर थे उनको विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। छठा क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये तो इससे पहले हम देख चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, तो यूरोप में आते हैं। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। ये जो संधि हुई थी एड्रियानोपोल की, वो तुर्की देश के साथ हुई थी। 8वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 9वां क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, ये भी हो चुका है, इसे पहले कर चुके हैं, ऑस्ट्रिया इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो यूनान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एंड्री 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। ये भी एक बार हो चुका है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध ऑप्शन बी कार्बोनरी से था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जो जर्मन राइन राज्य था उसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 15वां क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी। तो जालबेरिन जो संस्था बनाई गई थी वो किनके लिए बनाई गई थी? तो इसका उत्तर बी व्यापारियों के लिए। किनके लिए? व्यापारियों के लिए। आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट में ये जो आंसर है जो भी क्वेश्चन का, उसको एक बार लिख करके उसमें भेजें, तो आपको ये एक बार में याद हो जाएगा। कमेंट में लिख करके इसका आंसर आप भेज सकते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। क्या नाम था इसका पूरा? ओटो वन बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का जो शुरुआत किया था वो बिस्मार्क थे। ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ओटो को जो है यूनान का राजा घोषित किया गया था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था।
19 फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कन्वेंशन ने। कन्वेंशन एक संस्था थी जो वहाँ के जो राजतंत्र थे जब समाप्त हो गया था, एक संस्था बनाया गया था। वो कन्वेंशन के तहत जो है वहाँ के राजा लुई 16वां को और उनकी पत्नी का क्या नाम था? मेरी अंतोनेट। तो ये इन दोनों को जो है फांसी की सजा दी गई थी। 20 नंबर 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था। 1830 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था फ्रांस में उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र राजतंत्र तो था लेकिन संविधान कुछ नियम के अनुसार स्थापित किया गया था। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो ये ऑप्शन सी कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो जियोबर्टी ऑप्शन डी। जो नव गुएल्फ आंदोलन हुआ था उनके नेता जियोबर्टी थे। 23 नंबर निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो डी यानी कि सीडान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो अब याद रखिएगा सीडान का युद्ध। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो इसका पतन 1848 ईस्वी में हो गया था। 1848 की जो क्रांति होती है फ्रांस में, जो अंतिम क्रांति थी फ्रांस का, उसमें मेटरनिक का पतन हो गया था। ये बहुत ही निरंकुश शासक था। 25 इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो 1871 ईस्वी में, ऑप्शन बी यानी 1871 में जो इटली था उसका एकीकरण संपन्न हो गया था। 26 नंबर सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, उनका जो है मेटरनिक उसका मेजबानी किया था। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट। फ्रांस ने फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में। 1804 में नेपोलियन जो थे वो अपने नाम से नेपोलियन संहिता लाए। संहिता मतलब कानून, वो नियम लागू किए 1804 ईस्वी में। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? कौन-सी भाषा? तो ये मैग्यार भाषा बोलती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्यार भाषा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किस वर्ष गैरिबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में जो गैरिबॉल्डी थे, वो रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो जानते हैं फ्रांस में। यही इसी वंश के शासक कौन थे? लुई 16वां थे। तो बुर्बो राजवंश कहाँ था? फ्रांस में था। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो फ्रांस का है। और सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए सीडान में हुआ था। सीडान में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 में हुआ था। 37 नंबर राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति की घटना से जो है राष्ट्रवाद का जन्म वहां से माना जाता है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक एक मतलब चांसलर था, कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन बी। इटली की स्थापना किसने की थी? तो मैज़नी ने की थी। जो इटली यंग इटली यहाँ छूट गया है, इटली नहीं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मैज़नी ने की थी। उसके बाद 40 नंबर यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 में। यहाँ जो यंग इटली है, ये 1831 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और यंग यूरोप की 1834 में और इसका भी स्थापना कौन किए थे? मैज़नी ने की थी। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन ए। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो बी गैरिबॉल्डी ने किया था। जो लाल कुर्ती संगठन था, उसका जो गठन किया था वो गैरिबॉल्डी ने किया था।
उसके बाद है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी यूनान को। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 में। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके खत्म होने के बाद ये वर्साई की संधि हुआ था 1919 में। मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी शासक था। 45 का सी हो जाएगा। 46 मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो 1900 ये 1900 नहीं 1848 ऑप्शन गलत प्रिंट हुआ है। इसका 1848 हो जाएगा। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो गैरिबाल्डी ऑप्शन सी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। और अंतिम क्वेश्चन आज का, हनोई समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1946 में हनोई समझौता हुआ था। तो इन 50 क्वेश्चन को आप अ, एक बार नहीं 2 बार कम से कम देखें और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारे इम्पोर्टेंट ही है। आपको यह बहुत ही मदद करेगा आने वाली परीक्षा में। और ऐसे ही हम जो दूसरा अध्याय है, वो भी लाएँगे और फिर ऑब्जेक्टिव का जैसे ही सिलसिला खत्म होगा, फिर सब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उस पे हम आएँगे वीडियो लेकर के। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो आने वाला वीडियो होगा, वो आप तक पहुँच पाएगा और इस वीडियो को जो भी इस तरह का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।